आज हम प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रबंध के जैसे अन्य कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन हैं, उसी प्रकार नियंत्रण भी प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बिना प्रबंध की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। नियंत्रण इस बात का भी आश्वासन है कि संगठन में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण विधि से किया गया है। नियंत्रण का महत्व, संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति। जब हम नियंत्रण की प्रक्रिया को करते हैं तो हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे जो संगठन के लक्ष्य हैं वो पूरी तरीके से हमें प्राप्त हो सकें। हमने जो लक्ष्य पूर्व में जो निर्धारित किए थे, हम उन लक्ष्यों को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकें। यह नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण जो है कार्य होता है। दूसरा, संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, नियंत्रण उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। उसके बाद जो नियंत्रण है वो संसाधनों का प्रभावी उपयोग भी संभव बना पाता है। नियंत्रण का विधि का उपयोग करते हुए ही हम जो संसाधन हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्था के जो संसाधन हैं, हम उसको पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाते हैं। अब ये संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी इत्यादि। तो इन संसाधनों का पूर्णतः उपयोग नियंत्रण के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर नियंत्रण ना हो तो हम इन संसाधनों का उपयोग पूर्णतः नहीं कर पाएंगे। नियंत्रण का महत्व, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है कि उनको क्या करना है, उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, उनसे किस तरीके की अपेक्षा की जाती है। इसलिए वो उस कार्य को बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत ही लक्ष्य को प्राप्त करते हुए करते हैं। आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि हमें क्या काम करना है और हमें किसको रिपोर्ट करना है और हमें किसके द्वारा आदेश दिए जाने हैं, किन आदेशों का हमने पालन करना है, किस किस आदेश का किस किस समय पर किस किस तरीके से पालन किया जाना है, यह कर्मचारियों को पहले से ज्ञात होता है। तो इससे क्या होता है, जब उनको आदेश मिलते हैं वो उनकी अनुपालना अच्छे ढंग से कर पाते हैं और संस्था में अनुशासन हमेशा बना रहता है। अगला, कार्य में समन्वय की सुविधा। क्योंकि सब कुछ ठीक प्रकार से हो रहा होता है, नियंत्रण के अंतर्गत हम यह सुनिश्चित करते हैं जो नियोजन में निर्धारित किया गया था, गतिविधियां उसी ही प्रकार से चलें, उसी प्रकार से उसी क्रम में आगे बढ़ें, उस तरीके से ही काम हो जिस तरीके से निर्धारित किया गया था। इससे कार्य में हमेशा समन्वय बना रहता है। नियंत्रण की सीमाएं, नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे परिणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है नियंत्रण में, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो नियंत्रण का है, परिणात्मक मानक यानी मानकों को डिसाइड करना, यानी ये बताना कि आखिर क्या हमारे मानक क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, हमें क्या अचीव करना है। तो ये काम जो है परिणात्मक करना बहुत ही कठिन होता है, यानी पहले से बताना कि हमें किस टारगेट पे पहुंचना है, क्या टारगेट ठीक रहेगा। मानक ऐसे नहीं होने चाहिए जो ना तो बहुत आसानी से प्राप्त हो सकें और ना ही ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही मेहनत करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हो पा रहे। अर्थात मानक बहुत ही नपे तुले ठीक तरीके के होने चाहिए। अगला है बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण। अब जो बाहरी घटक हैं हमारे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, उस पे नियंत्रण द्वारा जो है पूरी तरह से नहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता। अब बाहरी घटक कैसे हैं? जैसे आर्थिक एनवायरनमेंट हो गया, हमारा आर्थिक वातावरण हो गया, हमारा राजनीतिक वातावरण हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया। इस पे जो है नियंत्रण
पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संस्था के हाथों में नहीं होता, संस्था का इनके ऊपर कंट्रोल पूरी तरह से नहीं होता। तो इन जो फैक्टर्स हैं, ये जो हमारे घटक हैं, इनके ऊपर संस्था अपना नियंत्रण नहीं कर पाती। अगला है कर्मचारियों से विरोध। कर्मचारी नियंत्रण को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से काम करना हमेशा पसंद आता है। वो नहीं चाहते कि जो उनको काम दिया गया है उसके लिए बार बार उनके अधिकारी से उनको फॉलोअप्स हों, उनका अधिकारी बार बार उनसे पूछे कि क्या हो रहा है, कितना काम हो चुका है, किस ढंग से काम चल रहा है, उन पे अधिकारियों द्वारा निगरानी रखना। तो इस तरीके की चीज़ें जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो कर्मचारी जो हैं वो नियंत्रण का हमेशा विरोध करते हैं। उनको इस तरीके की जो इस फंक्शन है, ये जो कार्य है प्रबंध का, यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगला है महंगा सौदा। नियंत्रण करना एक बहुत ही महंगा सौदा है। महंगा सौदा से यहाँ पे मतलब है कि इसमें लागत लगती है। अब अगर हम कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो छोटी संस्था हैं, जहाँ पर काम जो है बहुत कम है, लोग बहुत कम हैं, मशीनरी बहुत कम है, वहाँ पे नियंत्रण करना नियंत्रण जो है वहाँ पे कॉस्ट जो लगती है उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी काम कम है संस्था में, संस्था छोटी है, लेकिन नियंत्रण की कॉस्ट लगभग उतनी ही आ रही है। तो जो कंपैरेटिवली कॉस्ट है नियंत्रण की, वो बढ़ जाती है। यानी टाइम भी लगता है, नियंत्रण की प्रक्रिया में पैसा भी लगता है, और अदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी नियंत्रण में लगते हैं। इस प्रकार एक छोटी संस्था के लिए नियंत्रण जो है वो एक बहुत ही महंगा सौदा होता है। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के अपृथक कार्य हैं। अपृथक से मतलब है जिनको कभी अलग ना किया जा सके, जो एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। नियंत्रण और नियोजन जो है वो हमेशा ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम मानकों का पहले से ही निर्धारण ना करें तो प्रबंध को नियंत्रण क्रिया में करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई भी आधार नहीं है। और जो नियोजन है वो एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसमें सोचना, उच्चारण तथा खोज का विश्लेषण एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त कार्यविधि निर्धारित करना सम्मिलित है। दूसरी ओर जो नियंत्रण है वो इस बात की जांच करता है कि क्या निर्णयों को अपेक्षित परिणामों में परिणित किया गया है या नहीं। इस प्रकार नियोजन तो एक आदेशात्मक प्रक्रिया है, जबकि नियंत्रण एक मूल्यांकन प्रक्रिया है। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध जो है, प्राय हम कहते हैं कि नियोजन भविष्य में झांकता है, तो नियंत्रण पीछे मुड़ के देखने की प्रक्रिया है। जब हम नियोजन करते हैं तो हम भविष्य के लिए प्लान्स बनाते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, और जब हम नियंत्रण करते हैं तो उन्हीं योजनाओं पे हम अमल करते हैं। तो इसलिए जो है नियोजन भविष्य में झांकता है और नियंत्रण पीछे मुड़ के देखने की प्रक्रिया है। नियोजन बिना हम कह सकते हैं नियंत्रण अर्थहीन है, और नियंत्रण बिना नियोजन दृष्टिहीन है। नियंत्रण की प्रक्रिया। निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। सबसे पहले हम मानकों का निर्धारण करते हैं, जो हम अपने इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हमें जो काम करवाना है, कितना काम करवाना है। उदाहरण के तौर पे हम एक एम्प्लॉय को, एक कर्मचारी को एक दिन में 100 यूनिट, 100 इकाई प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। यानी जो हमने मानक का निर्धारण किया वो 100 इकाई हुआ उस कर्मचारी के लिए। उसके बाद वास्तविक निष्पादन की माप करना। वास्तविक निष्पादन की माप करने से मतलब जब काम हुआ तो हमने देखा कि काम कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 का टारगेट, 100 का जो लक्ष्य था कर्मचारी को दिया था, उसने जब हमें काम करके दिया तो हो सकता है 80 हो, 90 यूनिट प्रोड्यूस हुई हो, 100 हुई हो, 110 हुई हो, 105 हुई हो, कुछ भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना करना, फिर देखना कि हमने जितना काम कहा था, जितना टारगेट दिया था, और
उस एम्प्लॉई ने, उस कर्मचारी ने जितना हमें करके दिया, उन दोनों में क्या अंतर है, क्यों है ये अंतर, यानी विचलनों का विश्लेषण करना। इस अंतर का विश्लेषण करते हैं हम कि किस किस तरीके, किस क्या क्या रीजंस रहे जो अंतर आया। जब हम विचलनों का विश्लेषण करते हैं तो हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, दो चीजें उसमें हम करते हैं। जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण, इसमें हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज हैं, उन बिंदुओं का नियंत्रण करते हैं, सभी बिंदुओं पे हम फोकस नहीं करते। और दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंध। अपवाद द्वारा प्रबंध, जिसको हम इंग्लिश में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध है कि कुछ एरियाज को छोड़ देना। जब हम नियंत्रण करते हैं तो हम कुछ एरियाज को, कुछ हिस्से को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम सभी एरियाज पे कंट्रोल करना चाहेंगे, सभी एरियाज पे नियंत्रण करना चाहेंगे, तो हम किसी भी एरिया पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात सुधारात्मक कार्यवाही करना। सुधारात्मक कार्यवाही करने में हम देखते हैं जो हमने विचलन किए, उनका विश्लेषण किया, उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। अगर हमने विश्लेषण में यह पाया कि हमने जैसे टारगेट जो है लक्ष्य 100 का दिया था और कर्मचारी ने सिर्फ 50 ही यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, तो क्या रीजंस हैं, क्या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो एक सुधारात्मक कार्रवाई है। क्या उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, क्या उसकी हौसला अफजाई की जरूरत है, तो ये एक सुधारात्मक कार्रवाई का एक उदाहरण है। प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकें, जो दो तकनीकों से हम प्रबंधकीय नियंत्रण करते हैं, एक है पारंपरिक तकनीक और दूसरा है आधुनिक तकनीकें। पारंपरिक तकनीकें, इसमें पहला व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण। इसमें जो सीनियर है यानी जो अधिकारी है वो कर्मचारी के पास खुद जाकर, व्यक्तिगत रूप से जाकर उसके काम का निरीक्षण करता है। वह जांचता है, देखता है कि जो कर्मचारी है वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उसको कोई समस्या तो नहीं आ रही, क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही काम करने में, क्या वो योजना के अनुसार कार्य को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या जो स्टैंडर्ड्स यानी जो हमने परिमाप तय किए थे, क्या वह समय अनुसार पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। यानी अधिकारी खुद जाकर निरीक्षण करता है। इसमें दूसरा है सांख्यिकीय रिपोर्ट्स या फिर हम इसको कहते हैं प्रतिवेदन। सांख्यिकीय रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन में कार्य होने के पश्चात समय समय अनुसार एक रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स के आधार पे की जाती हैं। इसमें सारे डेटा को इंक्लूड किया जाता है, देखा जाता है, विभिन्न प्रकार के चार्ट्स बनाए जाते हैं, डायग्राम्स बनाए जाते हैं और उनके आधार पे यह जांचा जाता है कि जो हमारा कार्य है वो नियोजन के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। जो हमने नियोजन में लक्ष्य निर्धारित किए थे, क्या उन्हीं के अनुसार हमारा कार्य प्रगति पर है या फिर कोई प्रॉब्लम है। अगला है बिना हानि लाभ व्यापार विश्लेषण। बिना हानि लाभ व्यापार विश्लेषण, जिसको हम बहुत बार ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, इसमें यह जांचा जाता है आखिर हम कितनी सेल्स करें कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है जिस पॉइंट पे, जिस सेल्स पे वो कवर हो जाए। यानी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे सेल करने पर हमें ना तो लाभ हो ना हानि हो, ताकि उसको एक बार जब हम निर्धारित कर देते हैं तो हम ये देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमें इतनी सेल्स कम से कम करनी पड़ेगी अगर हमें प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ना है। तो उस पॉइंट को अचीव किए बिना हम प्रॉफिट की तरफ यानी लाभ की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अगला है बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण में हम पहले से बजट बनाकर रखते हैं। बजट बनाने से हमें क्या लाभ है कि हम जब अपने कार्य को कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने फंड्स हैं, कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज हैं। उस कार्य को करने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उन फंड्स, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए।
क्योंकि जब हमने बजट बना लिया, हमने यह निर्धारित कर लिया कि हमारे पास सिर्फ यही रिसोर्सेज हैं और इन्हीं से हमें आगे बढ़ना है, इस कार्य के लिए हम इतना ही रिसोर्स जो है दे पाएंगे, तो उस रिसोर्सेज को ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ते हैं, जिससे जो नियंत्रण है वो पॉसिबल हो पाता है। अब है कुछ आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीकों में सबसे पहले है विनियोगों पर आय। विनियोगों पर आय है जब हम बाहर विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो आंतरिक हो, तो किसी भी तरीके का हम विनियोग करते हैं तो हम उस पर सबसे पहले ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि उन पर हमें कितनी आय होगी, फ्यूचर में हम उनसे कितना, उन विनियोगों से कितना कमा पाएंगे, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं है, या जो हमारे विनियोग किए गए हैं हमारे द्वारा उन पर हमें कितनी आय प्राप्त हो रही है, क्या यह ठीक चल रहा है, हमारा जो लक्ष्य था, जिस आय को हमने प्राप्त करना था उस आधार पर चल रहा है या नहीं है। अगर कुछ कमी है तो हमें क्या स्टेप्स आगे लेने हैं, क्या करेक्टिव मेजर्स आगे लेने हैं, क्या सुधारात्मक कार्यवाही अपनानी है, और सुधारात्मक कार्यवाही को आगे किया जाता है। अगला है अनुपात विश्लेषण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है। अनुपात विश्लेषण में हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अनुपात जो हैं निकालते हैं अपने डेटा से। अब हमारा डेटा कहाँ से आया, जो हम काम कर रहे हैं वहाँ से हम डेटा लेते हैं अलग अलग तरीके का। उसमें हम फिर बहुत सारे, जैसे हम तरलता अनुपात हो गया, डेप्थ्स के कुछ रेशियोज हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए, अलग अलग तरीके के इस प्रकार हम अनुपात निकालते हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। अगला है उत्तरदायित्व लेखांकन। इसको हम इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी विभागों में, सभी जो विभागों के अध्यक्ष हैं उनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, असाइन करते हैं, और उनके द्वारा उसके बाद किए गए कार्यों का जो हम लेखांकन करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमने उनको कार्य दिए थे क्या वो उसी तरीके से हुए हैं या नहीं हुए। तो उस तरीके का जब हम लेखांकन करते हैं तो हम उसको उत्तरदायित्व लेखांकन बोलते हैं। अगला है प्रबंध अंकेशन। इसको हम मैनेजरियल ऑडिट भी बोलते हैं। इसमें हम टाइम टू टाइम मैनेजमेंट की ऑडिट करते हैं, यानी जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है क्या वो ठीक है, कोई दिक्कत है उसमें, या कोई गलती तो नहीं हो रही, क्या हम जो है जो हमने नियोजन में डिसाइड किया था उसके अनुसार कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या कोई सुधारात्मक प्रक्रिया की आवश्यकता है, तो वो इसमें जांचा जाता है। कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्विचार तकनीक। कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्विचार जो तकनीक है वो जनरली प्रोडक्शन में की जाती है। प्रोडक्शन वाली प्रोसेस में हम इसको अपनाते हैं। इसमें हम देखते हैं जो हमने प्रोडक्शंस के जो अपने टारगेट्स रखे हैं, जो हमने मशीन्स का निर्धारण किया है, जो जिन मशीनों से प्रोडक्शन होना है, क्या वो सही तरीके से जो है अपना जो हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार जो कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कार्य शेड्यूल के अनुसार नहीं चल रहा तो उसमें जो है सुधार किए जाते हैं। अगला है प्रबंध सूचना विधि। इसको हम इंग्लिश में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं। प्रबंध सूचना विधि में हम बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन यानी सूचना इकट्ठी करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेते हैं और सुधारात्मक जो प्रक्रिया अगर जरूरत हो तो उसको अपनाते हैं। तो आज हमने नियंत्रण में जाना, नियंत्रण का क्या अर्थ है, उसके क्या महत्व हैं, नियंत्रण की क्या सीमाएं हैं। फिर हमने पढ़ा कि नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है। फिर हमने नियंत्रण की प्रक्रिया को समझा। उसके बाद हमने प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकों को समझा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।